हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोलॉजी शॉर्ट्स। हम डिस्कस कर रहे थे डीबीटी जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पायरन क्या है? आपका 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन हेटेरोसाइकिल है। सेकेंड ऑप्शन है 5 मेंबर्ड हेटेरो ऑक्सीजन हेटेरोसाइकिल है। थर्ड है 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन हेटेरोसाइकिल है। फोर्थ है 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन हेटेरोसाइकिल है। तो पायरन आपको पता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये जो है वो 6 मेंबर्ड होता है आपका, ठीक है। 6 मेंबर्ड होता है। बेंजीन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक ऑक्सीजन होती है आपकी, और आपके जो है 5 जो है इसमें कार्बन होते हैं। इसका इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 6 मेंबर होता है और एक ऑक्सीजन होती है, हेटेरोसाइकिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन फ्रक्टोज और ग्लूकोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना होता है? तो ऑप्शंस हैं 2 and 1, 2 and 2, 1 and 2, 1 and 1। तो अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CH2OH हो गया, इधर भी CH2OH हो गया, इधर हो गया आपका H, इधर OH हो गया, इधर OHH हो गया, इधर HOH हो गया, ठीक है। और आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया ऐसा, ठीक है। इधर आपका आ गया CH2OH। तो फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो दोनों पे जो है OH एक इधर है एक इधर है। तो इसका फ्रक्टोज में आपका 2 होते हैं हाइड्रोक्सिल फर्स्ट कार्बन पे, और ग्लूकोज में आपका सिर्फ 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन। 1 सेकेंड, इट इज नॉट मूविंग। ओके, next question is your, during glycolysis fructose 1,6 diphosphate undergoes dash to produce 2C3 fragment। तो आपको पता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो आपका चेंज होता है 3 ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में, ये रहा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होती है वो कैटेलाइज्ड होती है आपकी एल्डोलेज की। तो ये रिएक्शन क्या है? आपके रिवर्सल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रेट्रो एल्डोल रिएक्शन जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन योर, if a completely radioactive double-stranded DNA molecule undergoes 2 rounds of replication in a non-reactive medium, what will be the radioactive status of the 4 resulting molecules? आपका ये आपने मान लो R से हम लेबल कर रहे हैं रेडियो एक्टिव, इसने डबल स्टैंडर्ड DNA कर दिया है, उसने बोला 2 राउंड ऑफ साइकिल जाएगा। तो आपको पता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिव सेमी कंजर्वेटिव में। सेकंड जो होगा नॉर्मल, कि उसने नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में दिया तो हम ये एन से नॉर्मल सिंबलाइज कर रहे हैं। तो सेकंड भी ऐसा ही हो जाएगा, एक स्ट्रैंड जो है रेडियो एक्टिव होगा, एक आपका नॉर्मल होगा। ये फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो गया। फिर ऐसे ही सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, इसमें आर जो है वो रेडियो एक्टिविटी रहेगा, एन नॉर्मल आ जाएगा। इसी का सेकंड वाला स्ट्रैंड जो है, ठीक है, ये जो है नॉर्मल रहेगा, नेक्स्ट भी नॉर्मल। ऐसे ही इसमें जो है एक रेडियो एक्टिव, एक नॉर्मल, एक नॉर्मल, एक नॉर्मल। तो आपका 50-50 का रेशियो बना, 50% में रेडियो एक्टिविटी मेंटेन है इन दोनों में, और बाकी में दोनों नॉर्मल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, हाफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग नो रेडियो एक्टिविटी। सेकेंड ऑप्शन है ऑल 4 मॉलिक्यूल्स कंटेन रेडियो एक्टिविटी। थर्ड ऑप्शन है 3 आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स कंटेन रेडियो एक्टिविटी। फोर्थ है रेडियो एक्टिविटी इज लॉस्ट फ्रॉम ऑल 4 मॉलिक्यूल्स। तो इस हिसाब से हमारे 50% में सी, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हाफ द मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन नो रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोर फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट इन NADH। NADH में कोर फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन पूछा है पायरिडिन, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रो डाइहाइड्रो पायरिडिन, थर्ड है प्यूरीन, एंड फोर्थ है pyrimidine। आपका देखो NAD और NAD पॉजिटिव, NADH, ठीक है। आपकी ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, ठीक है, ये आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपकी ऑक्सीडाइज में जो है वो
पायरिडीन होता है, ये आपको याद रखना है। और आपका रिड्यूस्ड वाले में डाई हाइड्रोपायरिडीन जो है वो मेन यूनिट होती है आपकी। ठीक है, सो इस हिसाब से इसने NADH का पूछा है तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर इसने NAD पॉजिटिव पूछा होता तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so in meiosis, an inversion in one member of the pair of homologous chromosome will most likely lead to which of the following? So अगर inversion होता है एक पेयर में homologous chromosomes के तो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन इसने दिया है कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ द अफेक्टेड क्रोमोसोम होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है क्रोमोसोम विद डुप्लीकेशन एंड डेफिशिएंसीज। थर्ड है इंक्रीज्ड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन द इन्वर्टेड रीजन। एंड फोर्थ है मिस पेयरिंग ऑफ द अफेक्टेड क्रोमोसोम विद अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। सो जब आपका इन्वर्जन होगा तो इन्वर्जन जब ऐसे हो रहा है, आपके दो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इसमें इन्वर्जन हो रहा है आपके आपस में, तो इसमें जब आपकी क्रॉसिंग ओवर होगी तो उस टाइम पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन्वर्टेड रीजन अगर विद इन होमोलोग क्रॉसिंग ओवर के रीजन में अगर ये आ गया तो आपकी इन्वर्जन लूप बन जाती है, तो उस वजह से क्या होगा, आपका इन्वर्जन चला गया। अभी आपस में ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, मान लो ये वाला इसका है और ये वाला आपका नेक्स्ट क्रोमोसोम का है, तो रेप्लिकेशन में हो सकता है इस हिसाब से इन्वर्जन हुआ है कि एक जो नेक्स्ट क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहा है उसमें एक तो आपका डेफिशिएंसी आ गई है, वो वाला क्रोमोसोम है ही नहीं, और दूसरे वाले में के टाइम पे क्या हो सकता है, उसका डुप्लीकेशन हो गया हो। ठीक है, सो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, क्रोमोसोम विद डुप्लीकेशन और डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, क्योंकि जब वो एनाफेज के टाइम पे सेग्रीगेट होंगे तो इस हिसाब से रेप्लिक इन्वर्जन की वजह से तो एक में आपकी डुप्लीकेशन आ गई है और एक में आपका क्या है, डेफिशिएंसी हो गई है, तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इन अ क्रॉस बिटवीन टू ब्लैक लेब्राडोर रिट्रीव्स द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग दैट इज 9 ब्लैक, 3 चॉकलेट पपीज एंड 4 येलो पपीज। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता है 9:3:4 जो है वो किसका होता है, एपिस्टेसिस का होता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ एपिस्टेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही दिया हुआ है कि लेब्राडोर का कोर जो है, जो रिसेसिव जीनोटाइप होता है वो आपका प्रिवेंट करता है, एक को एपिस्टेस कर देता है, ठीक है, एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर देता है, तो इसलिए जो बीच में चॉकलेट पपीज है वो बनता है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एपिस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द probability of obtaining a plant with AABCC genotype from the trihybrid parents? तो आपके ये है पेरेंट्स आपके AABBCC। ठीक है, हम हमसे पूछा क्या है, AABBCC। ठीक है, तो AA है यहाँ से, तो AA का कितना हो जाएगा रेशो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब सेग्रीगेट होगा, ठीक है, इंटू AABBCC। ठीक है, तो इसमें उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बनेंगी, AA बनेगा, ठीक है, कैपिटल आ जाएगा, AA जो है वो दो बनेंगे और एक रिसेसिव AA बनेगा। ठीक है, तो 2:4 आ रहा है, तो मतलब 1:2 हो जाएगा आपका AA। ठीक है, सेकंड उसने पूछा है BB का, कैपिटल BB, तो यही रेशो रेप्लिकेट हो जाएगा B के केस में। ठीक है, BB भी वो है, तो आपका इसमें भी ऐसे बनेगा, B कैपिटल B, दो BA BB बनेंगे और दो स्मॉल B बनेंगे, तो BB जो है वो भी क्या हो जाएगा, 1:4 में बन रहा है आपका। ठीक है, नहीं सॉरी, तो अब ये वाला पूछा है क्या, डोमिनेटिंग वाला पूछा है, तो ये 1:4 में बन रहा है, तो आपका ये वाला हो जाएगा 1:4। ठीक है, तो आपका रेशियोज बन रहे थे, 1:2 बन रहा था, इंटू 1:4 बन रहा था, और CC जो है स्मॉल वाला पूछा है वो फर्स्ट वाले की तरह रहेगा, 1:2 हो जाएगा। तो फाइनली आपके जो है 1:16 बनेंगे, 1:16 को ऑप्शंस में जो है 4/16 को दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 4 16, तो 1:16 हो गया। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 1:16 हो गया, इक्वल टू 4/64 हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेचुरल प्राइमर फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन RNA ट्यूमर वायरसेस इज। तो RNA ट्यूमर वायरसेस में नेचुरल प्राइमर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या होता है, तो आपका आंसर होता है tRNA। ठीक है, सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन कैन नॉट स्टार्ट DNA सिंथेसिस कंप्लीटली ऑन इट्स ओन एंड नीड अ प्राइमर। तो RT के लिए भी आपको क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए होता है, और ट्यूमर वायरसेस के केस में जैसे HIV होता है, होस्ट सेल जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, होस्ट सेल ट्रांसफर RNA बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर बाइंडिंग साइट on the viral RNA. This RNA provide the free 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो DNA सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की नेचुरल प्राइमर क्या होता है, आपका tRNA है, वो भी किसका, आपका होस्ट का tRNA इन केस ऑफ योर वायरसेस।
So coming on to your next question. Is a six acting element and Q is the transacting element. So possible example of P और Q क्या हो सकते हैं? तो सिक्स एक्टिंग एलिमेंट्स आपके वो होते हैं जो रेगुलेट करते हैं आपके जीन्स को प्रेजेंट ऑन द सेम डीएनए मॉलिक्यूल, जो आपके सेम डीएनए मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट होंगे और उसको आपकी जीन्स को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके प्रोमोटर्स, एनहांसर्स, साइलेंसर्स और ऑपरेटर्स, ठीक है। ट्रांसएक्टिंग एलिमेंट होते हैं जो कहीं और से आते हैं और वहां पे जो है आपका डिफ्यूज होके आते हैं। मोस्ट कॉमनली जो प्रोटीन्स होते हैं हम उनकी बात करते हैं, जो मेनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, जो आगे सिक्स एलिमेंट पे लगेंगे और आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो एनहांसर जो है आपका क्या है, वो सिस एक्टिंग है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है आपका, ट्रांस एक्टिंग हो गया, ठीक है। सेकंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो सिस एक्टिंग नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है ऑप्शन, ठीक है। थर्ड है आपका प्रोमोटर, प्रोमोटर आपका सिस एक्टिंग है, करेक्ट है, लेकिन आपका ऑपरेटर है वो भी क्या है, सिस एक्टिंग है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। फिर फोर्थ है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि आपका क्या है, ट्रांस एक्टिंग है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वो आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एन ऑर्गेनिज्म द अमाउंट ऑफ डीएनए पर हैप्लॉइड जीनोम इज अबाउट 1.6 into 10 raised to power 9 nucleotide pairs. Given that the length of the DNA helix occupied by one nucleotide pair is 3.4 एंस्ट्रॉम है, तो इसको 3.4 एंस्ट्रॉम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इतना आ रहा है 5.44 इंटू 10⁻9 एंस्ट्रॉम। अब एंस्ट्रॉम को हम आपका जो है दोबारा कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंस्ट्रॉम क्या होता है, इंटू 10⁻10 होता है, तो ये आपका एंड एंड में हो जाएगा 0.544, ठीक है। लेकिन ये वन सिंगल उसका है, तो डबल स्ट्रैंड की बात की है तो आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.1 मीटर। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी डीबीटी जेआरएफ के लिए तैयारी कर